जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम 36 चैप्टर देखेंगे लक्ष्मीकांत किताब का स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन किताब पर जाने से पहले हम इस वीडियो में आर्टिकल 370 के बारे में जानेंगे कि ये आर्टिकल आया कहाँ से है। उसका थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आर्टिकल 370 है ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और किस तरह ये जो जम्मू एंड कश्मीर के भारतीय है उनको जो बाकी के भारतीय है उनसे अलग किस तरीके से करता है। तो इसलिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते भी ये जो आर्टिकल है 370 ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड लोगों को ही नहीं, या फिर एमपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड लोगों को ही नहीं, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हर भारतीय को शेयर कीजिए, जिससे कि उसे पता चलेगा कि ये 370 आर्टिकल जो है ये आया कहाँ से है, क्यों आया है और इसका परिणाम भारत पर क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। अब इसमें कई एक्टर्स आपको दिखेंगे जो अपनी अपनी भूमिका निभाकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आए थे, उन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई और उसके परिणाम क्या हुए, ये सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये जो एक्टर्स है ये कनेक्ट कर गए तो आपको ये जो स्टोरी है ये एकदम आसानी से और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जम्मू एंड कश्मीर, इसका भी इतिहास जो है ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इसमें सिर्फ एक ही रूलर ने नहीं, तो काफ़ी रूलर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर राज किया था। जैसे कि जो मौर्यन एम्पायर है वो भी जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर इलाका है उस पर भी फैला हुआ नज़र आता है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ नज़र आता है। अब मौर्यन एम्पायर किस तरीके से फैला था, किस तरीके से फैला था और कहाँ कहाँ तक फैला था, ये हमने एंशियंट हिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें हमने मौर्यन एम्पायर उसमें पूरी तरीके से कवर किया है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है वो भी मैंने काफ़ी सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए वीडियोस जो है वो बनाए हैं। तो आप एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स भी देख सकते हो प्लेलिस्ट पर जाकर। पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको और कोई सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एंशियंट हिस्ट्री जो है वो पढ़ सकते हो। तो मौर्यन एम्पायर वो भी जम्मू एंड कश्मीर पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो सेंटर्स ऑफ लर्निंग फॉर कुशान्स थे, इनका भी यहाँ पर अस्तित्व जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो अपनाया था। अब ये जो एंशियंट हिस्ट्री हो गई या फिर जो पुराने ज़माने थे, किस इंसान ने यहाँ पर राज किया है या किस इंसान ने यहाँ पर अपनी जो बस्ती है वो बसाई थी, ये किस तरीके से पता चलता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कुछ ऐसे एक्सकैवेशन देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि इस रूलर ने यहाँ पर राज किया था। अब यहाँ पर जो सेंटर फॉर लर्निंग फॉर कुशान्स थे, जिन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था, तो हमें यहाँ पर पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, जो किसने चेयर की थी, कनिष्क ने, वो यहीं पर हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। हमने जब एंशियंट हिस्ट्री चैप्टर लिया था उसमें हमने जो बुद्धिज़्म, ये चैप्टर सेपरेटली एक वीडियो उस पर मैंने बनाया है बुद्धिज़्म जैनिज़्म पर। तो उसमें हमने देखा था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यहीं पर आई थी। उसके बाद काफ़ी हिंदू डायनेस्टीज़ जो है 5th to 14th सेंचुरी में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हिंदू डायनेस्टी थी, ये कहाँ से पता चलता है, तो हमें एक जो मार्टन सन टेम्पल है ये भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें बनाई गई थी उन लोगों के द्वारा, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो रूलर का भी यहाँ पर राज रहा होगा। फिर जब ये मौर्यन एम्पायर चला गया, फिर उसके बाद जो कुशान्स थे, उसके बाद जो वेरियस हिंदू डायनेस्टीज थी, मतलब आप देखोगे तो हर डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो सल्तनत ऑफ कश्मीर है 14 to 16 सेंचुरी, ये यहाँ पर आते हैं। अब इनके बाद शुरू होती है हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी कहानी। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद मुगल्स आए थे जो 1586 में। उसके बाद मुगल जो थे उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी राज किया था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अफगान्स थे उन्होंने फिर यहाँ पर राज किया 1751 में। अब अफगान जो थे, आप सभी को पता है, जो अफगान्स थे ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक बफर स्टेट करके बना के रखा था रशिया से बचने के लिए।
अब बफर स्टेट मतलब क्या होता है कि बीच में एक ऐसा स्टेट बना के रख दो ताकि जो दूसरा स्टेट है अगर उसे हमला करना है तो उसे यहीं से गुजरना पड़ेगा, तो उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। तो अफगानिस्तान जो है उसे एक बफर स्टेट करके जो अंग्रेज थे उन्होंने बना के रखा था। अब अफगान जो थे उन्होंने भी जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, वो इलाके पर राज किया था। अब अफगान्स के बाद जो सिख्स थे वो यहाँ पर आए 1819 में, और उनके जो राजा थे वो थे यहाँ पर जो रंजीत सिंह है वो। अब रंजीत सिंह जो थे काफ़ी पावरफुल इंसान थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी कभी ऐसे डेयरिंग नहीं की कि उनसे लड़कर यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इलाके में अपना जो अस्तित्व है वो निर्माण करे। रंजीत सिंह इतने पावरफुल इंसान थे, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, रंजीत सिंह की जब डेथ हो गई तो सिख एम्पायर जो है वो भी काफ़ी डिग्रेड हो गया था। डिग्रेड बोलने के बजाय बायफॉर्गेट भी हो गया था, क्योंकि जो भी बड़े बड़े रूलर्स, जो भी छोटे छोटे रूलर्स थे, उन्होंने अपना अपना जो एम्पायर है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया था। अब रंजीत सिंह की डेथ होने के बाद जो सिख एम्पायर है वो भी लूज पड़ गया था, कमज़ोर गिर गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन पर हमला करके जो डोगरा रूलर्स है 1846 में उन्हें यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया एज अ, वो यहाँ पर राजा रहेंगे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा बोला कि कश्मीर में डोगरा जो रूलर्स है उनका यहाँ पर राज रहेगा। फिर उसके बाद शुरू होती है भारत की कहानी। अब यहाँ पर डोगरा रूलर्स जो है वो राज कर रहे थे। अब उनका साथ तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो है वो दे रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स है वही यहाँ पर राज कर रहे थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया 1947। अब 1947, अब यहाँ आपको पता है कि 1947 जब आया था, एक तरफ खुशी थी कि भारत को आज़ादी मिल गई है, लेकिन एक तरफ दुख भी था। भारत जो था वो बढ़ चुका था भारत और पाकिस्तान में। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अलग हो चुका था। अब पाकिस्तान अलग होने के बाद ऐसी काफ़ी मांग आई थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है वो पाकिस्तान में चले जाएंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है वो भारत में रह जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविंस थे जिसे यूनाइट करने का काम भारत ने किया था। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ऐसे एक्टर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो आप एक बार स्टोरी से कनेक्ट कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर पहले जो एक्टर है वो आते हैं इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट मतलब अब ब्रिटिशर्स नहीं, अब यहाँ पर भारत आएंगे, मतलब नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अब जब बंटवारा हो रहा है तो ऑब्वियस है कि भारत सरकार ने पूछा कौन कौन भारत में शामिल होना चाहता है। अब कौन कौन भारत में शामिल होना चाहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो कश्मीर में जो राजा थे, मतलब कौन, तो हरी सिंह। हरी सिंह जो थे उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक कश्मीर एशियाज स्विट्ज़रलैंड, मतलब मैं जो कश्मीर है उसे एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहता हूँ। ऐसी जो हरी सिंह थी उनकी इच्छा थी। अब हरी सिंह जो थे, बाकी जो जनता कश्मीर की हमें देखने को मिलती है वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, इसलिए यहाँ पर हरी सिंह जो है वो उन पर राज कर रहे थे। मतलब आप एक आयरनी यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हरी सिंह थे उन्होंने मना कर दिया था, ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना ही वो भारत को ज्वाइन करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो राजाशाही थी कश्मीर में। अब दूसरे एक्टर यहाँ पर आते हैं, वो है शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। अब ये जो थे इनका ऐसा बोलना था कि जो कश्मीर है वहाँ पर डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। अब 1931 से इन्होंने काफ़ी विरोध जो है वो जताया था, जो हरी सिंह है उनका, कि यहाँ पर राजाशाही नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो रहनी चाहिए। अब भारत जो है, भारत तो ऑलरेडी जो डेमोक्रेसी है उसका सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए जो भारत सरकार थी उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो शेख अब्दुल्ला साहब को बताया था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब उसके बाद 1947 आया। 1947 में ऑब्वियस है कि नए एक्टर यहाँ पर आए, वो थे जिन्ना साहब। अब इन्होंने जो पाकिस्तान है उसको अलग कर दिया था। अब पाकिस्तान को अलग कर दिया तो इनकी एक थियरी थी, वो थी टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी के हिसाब से इनका ये बोलना नहीं था
कि भारत और पाकिस्तान यहाँ पर अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम मेजोरिटी है उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। लेकिन जो भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, सब ने जो पाकिस्तान है उसे ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा जिन्ना है उनका बोलना था। अब उसके बाद जो हरी सिंह है उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, मैं जो कश्मीर है उसे एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहता हूँ, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने एक स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट यहाँ पर पाकिस्तान जो है उनके साथ किया था। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटस को मेंटेन करके रखा था, मतलब कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, हम आपके साथ व्यापार करेंगे, हम आपके साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन हम आपको ज्वाइन यहाँ पर नहीं करने वाले। ऐसा हरी सिंह जो है उन्होंने यहाँ पर कहा था। अब यहाँ पर काफ़ी बैकड्रॉप में काफ़ी जो रिबिलियंस है, काफ़ी जो झगड़े हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रिबिलियन इन पुंछ एरिया, उन्होंने स्टेट पुलिस जो थी उनके अगेंस्ट में यहाँ पर हल्ला कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर कम्युनल वायलेंस जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जम्मू में अगेंस्ट मुस्लिम। अब यहाँ पर हमें जो मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट में, मतलब उनके ऊपर यहाँ पर कम्युनल वायलेंस हिंदू द्वारा हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद जो मुस्लिम्स थे उन्होंने जम्मू जो इलाका है वो छोड़कर वो चले गए थे। तो इस तरीके से काफ़ी जो कम्युनल वायलेंस हमें जब आज़ादी मिल रही थी उस टाइम पे भी हमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान जो है वो सेपरेट होना चाहिए, तो उसमें भी काफ़ी कम्युनल वायलेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कम्युनल वायलेंस हो रहा था, रिबिलियंस जो थे उस वजह से काफ़ी झगड़े यहाँ पर हो रहे थे। अब ये जो जिन्ना है, मतलब हम पाकिस्तान बोलेंगे, पाकिस्तान को तो मौका ही मिल गया था कि ये जो झगड़े हैं, ये सब जो यहाँ पर हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं हमारी। और यहाँ पर वी सपोर्ट ट्राइबल पश्तून फाइटर्स फ्रॉम NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पर हम जो पश्तून, जो ट्राइबल थे पश्तून, अब वो यहाँ पर आए थे कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान जो था उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था कि हम पश्तून को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि उन्हें रीज़न ये बताया था कि जो कम्युनल वायलेंस यहाँ पर हो रहे हैं, जो रिबिलियंस यहाँ पर आए हैं, तो उनके अगेंस्ट में हम यहाँ पर नहीं चाहते कि यहाँ पर वायलेंस हो। और ये जो कश्मीर है वैसे भी हम इस पर हमारे अंदर ये लेना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान है उनका यहाँ पर इस तरीके का स्टैंड था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पश्तून है वो इस तरीके से यहाँ पर ये इलाके से यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने काफ़ी अंदर तक, मतलब कश्मीर तक ये लोग घुस गए थे। अब यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब वो जो थे ट्राइबल ग्रुप, वो जब यहाँ पर अंदर आई, पाकिस्तान, मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान जो थे वही यहाँ पर हमला अपना कर रहे थे। जब पाकिस्तान कश्मीर तक यहाँ पर घुस गए थे तो हरी सिंह जो है ऑब्वियस है उन्हें डर लगा। तो हरी सिंह जो हमला कर रहे हैं उनके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गए। वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आए, उन्होंने बोला हेल्प, हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ पर अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको तो मौका मिल गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि मेक मी एन ऑफर, आई कांट रिफ्यूज़। तो यहाँ पर हरी सिंह जो थे उन्होंने बोला कि मैं भारत को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो भारत सरकार जो है वो काफ़ी खुश हो गई क्योंकि भारत सरकार यही चाह रही थी कि कश्मीर जो है वो भारत में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यहाँ पर साइन कराया। अब यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट था इसमें एक प्रोविजनल था, ये मतलब परमानेंट नहीं था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जब जो भी अभी चल रहा है, जो भी वॉर चल रहा है, जो भी झगड़े चल रहे हैं, जब ये शांत हो जाएगा तो जो लोग हैं वहाँ के उनका चॉइस यहाँ पर देखा जाएगा। और ये कंपलसरी प्रोविज़न नहीं था कि आप प्लेबिसाइड जो है वो लेंगे ही, ये कंपलसरी प्रोविज़न नहीं था। लेकिन जो पाकिस्तान था उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर इसका समर्थन नहीं करते हैं, हमारे लिए मान्य नहीं रखता है जो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ है। अब इसका रीज़न इन्होंने क्या बताया कि ये तो दबाव में आकर साइन किया गया है। जब यहाँ पर जो दुश्मन है वो जब यहाँ पर लड़ा दे रहे हैं तो उससे बचने के लिए दबाव में, डर के कारण यहाँ पर जो है जो उनसे इंस्ट्रूमेंट है वो साइन करा लिया गया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अगेंस्ट में था और जो शेख अब्दुल्ला है वो यहाँ पर इसका समर्थन कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो डेमोक्रेसी है उसका सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि भारत जो है, भारत में शामिल हो रहा है पाकिस्तान, और ये प्रोविजनल है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और जब इन्होंने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें
हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर लाई नहीं गई है कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है भारतीय सरकार का रहेगा। अब वो आगे देखेंगे हम कि कौन सा कंट्रोल जो है भारतीय सरकार के पास है और कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि पूरा कंट्रोल तो कश्मीर का नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो चीज़ है इसका मैं समर्थन करता हूँ, मैं सपोर्ट में रहता हूँ। फिर हरी सिंह जो थे उन्होंने ये देखा कि शेख अब्दुल्ला जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, इसलिए फिर उन्होंने जो उन्हें हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ये बना दिया, ताकि अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ये आप संभालो करके, मेरे से यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से महाराजा ने जो हरी सिंह है उन्होंने यहाँ पर बनाया था। उसके बाद वॉर ऑफ 1947-48 इंडियन गवर्नमेंट ने अटैक कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जब अटैक किया तो सोल्जर्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। अब बाहर जब निकाल दिया तो इन्होंने, गलती सिर्फ भारतीय सरकार की ये थी, जो नेहरू जो है उनकी एक गलती मानी जाती है कि उन्होंने पूरी तरीके से इन्हें बाहर नहीं निकाला था। क्योंकि अगर जो इंडियन सोल्जर्स है वो चाहते तो कश्मीर तक जो है वो भारत में ले सकते थे फिर से, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें धक्का नहीं दिया। और जो यहाँ पर आर्मी जो है उन्होंने नदर्न एरिया से यहाँ पर पुश कर दिया था। लेकिन आपको जो ये इलाका यहाँ पर दिख रहा है, ये आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बना दी गई थी दूसरों के द्वारा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो ये एरिया था ये भारत के कंट्रोल से बाहर ऑलरेडी चला गया था। अब कश्मीर का जो बाकी का एरिया बचा था इसमें भी हमें पता चलता है कि ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये आज एट प्रेजेंट पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के कंट्रोल में बोलने के बजाय ये भारत के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो आपको येलो लाइन यहाँ पर दिख रही है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो है ये रेड प्रोविंस ये चाइना के कंट्रोल में दिखता है, और जो यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है ये पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है चाइना को। अब यहाँ पर जो है इसका क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो जैसा आगे जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से ये लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दूसरी गलती जो नेहरू साहब की बोली जाती है कि वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है यूनाइटेड नेशंस में चली गई उनसे मदद मांगने। अब किसी भी दो दोस्त में अगर झगड़ा हो रहा है तो आपस में अगर सॉर्ट आउट हो तो वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय सरकार थी उन्होंने एक थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया था। अब थर्ड पार्टी जो थी वो ऐसी थी कि उस वक्त काफ़ी पावरफुल थी, और यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई, जैसे कि उन्होंने बोला था कि यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP यहाँ पर उन्होंने लेके आए थे, लेकिन इसका कुछ यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं था। अब ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं था तो इसलिए जो यूनाइटेड नेशंस था उन्होंने बोला कि कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है तो हम ऐसा है कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो ये नॉन बाइंडिंग था, सबसे पहले तो ये बाइंडिंग नहीं था। उसकी पहली कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान शुड विड्रॉ ऑल नेशनल एंड इरेगुलर्स फ्रॉम कश्मीर। पाकिस्तान ने जितने भी उनके नेशनल्स हैं और इरेगुलर्स है वो कश्मीर से बाहर निकाल देने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये इस तरीके का था कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरी कंडीशन पे हम आएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि इंडिया शुड विड्रॉ इट्स आर्मी एंड कीप मिनिमल फोर्स इन द रीजन। मतलब अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि पाकिस्तान पूरे अपने जो नेशनल्स इरेगुलर्स है उन्हें बाहर निकाल देता है, तो इंडिया जो है वो भी अपनी जो आर्मी है वो भी विड्रॉ कर देगा उस रीजन से, और मिनिमल जो फोर्स है वो यहाँ पर रखेगा वो रीजन में। और तीसरी कंडीशन ये थी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, जिससे कि जो लोग है, जनता है, वो तय करेगी कि किसे यहाँ पर किस देश में उन्हें ज्वाइन करना है। प्लेबिसाइट क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, तो आप देख सकते हो। लेकिन पाकिस्तान जो था उससे मना कर दिया कि हम हमारा नेशनल इरेगुलर जो है वो वहाँ से नहीं निकालेंगे। तो अब इन्होंने मना कर दिया तो ऑब्वियसली दूसरी कंडीशन पे यहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं, तो इंडिया ने भी यहाँ पर मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आकी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख सकते हो, ये पूरी जो लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आज़ाद कश्मीर। उसके बाद ये है चाइना का एरिया, चाइना ने जो अक्साई चीन, तो ये एरिया चाइना का है, और ये जो है ये रेड एरिया है पाकिस्तान ने दिया है। अब आप देखिए कि अगर हमें ये जो एरिया है ये वापस चाहिए भी तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता है, तो यहाँ पर चाइना जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पाकिस्तान का दिमाग देखिए उस वक्त का
कि उन्होंने थर्ड पार्टी को यहाँ भी इन्वॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से जो पीओके है उसमें भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और जो पूरा मैटर है उसमें भी यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से इतने सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये जो है एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो जो मिलिटेंट्स है वो भेजते रहता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अब आर्टिकल 370 के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। अब ऐसा हुआ था कि जो शेख अब्दुल्ला साहब है उन्हें पीएम बना दिया गया 1948 में कश्मीर का। अब यहाँ पर जो पीएम है मतलब उन्हें सीएम, ये थे सीएम थे, उन्हें पीएम बोला जाता था कश्मीर में। तो यहाँ पर 1948 में उन्हें पीएम बना दिया गया, मतलब इनडायरेक्टली सीएम बना दिया गया। अब ये जो थे काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, वहाँ के जो लोग थे उनके नज़रों में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। अब वो क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे। रिफॉर्म्स थे जैसे लैंड रिफॉर्म थे। अब लैंड रिफॉर्म मतलब क्या थे कि 90-10 का यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला है वो देखने को मिलता था। मतलब इसका मतलब क्या है, 90% जो ज़मीन थी वो हिंदू लोगों के पास थी और 90% जनता मुसलमान थी। इसलिए काफ़ी ऐसी जनता थी वहाँ की जो लैंडलेस लेबर थी। तो इसलिए उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन कराया लैंड का, जिससे कि सीलिंग बिठा दी कि आप इससे ज़्यादा लैंड जो है वो नहीं रख सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्रॉप शेयरिंग रिफॉर्म लाए जिसमें कि 25-75 इस तरीके का उन्होंने रेशो लाया। पहले ऐसा था कि जिसकी ज़मीन थी उसे 75% मिलता था और जो काम कर रहा है उसे 25% मिलता था। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने ऐसा किया कि जो काम करेगा उसे 75% मिलेगा और जिसकी ज़मीन है उसे 25% मिलेगा। अब इनके इससे कई ज़्यादा रिफॉर्म्स है जिससे कि जो जनता थी वो खुश होती गई। लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट भी बोला था जिससे कि जो जवाहरलाल नेहरू साहब है वो भी खुश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा भारत एक है। तो जिससे कि जो हमारे नेहरू साहब थे उन्हें एक सांत्वना मिल गई थी कि नहीं, ये जो भारत है उनमें ही शामिल है। फिर उसके बाद जो नेहरू साहब थे उन्हें डर था कि कहीं ये शिफ्ट ना हो जाए या फिर इतनी जनता उनके साथ है कहीं ये हमसे एक अलग देश ही ना बना ले। तो ये डर जो है वो हमेशा नेहरू साहब को या इंडियन गवर्नमेंट को हम बोलो तो सताता रहता था। इसलिए फिर यहाँ पर एक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके तरफ से यहाँ पर एक ऐसी चीज़ आई जो हम आज उसे आर्टिकल 370 के हिसाब से जानते हैं। तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला साहब ने किसके साथ मिलकर, तो छोड़िए, शेख अब्दुल्ला साहब ने अयंगर साहब से मिलकर यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है उसे ड्राफ्ट किया था। और जो आर्टिकल 370 है उसमें जो फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ छोड़ के बाकी सब जो कश्मीर है वो यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है और कम्युनिकेशन है, ये भारत जो सरकार है वो यहाँ पर उसका निर्णय लेगी। तो इस तरीके से शेख अब्दुल्ला साहब जो ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। बाद में ऐसी काफ़ी बातें भी बोली जाती है कि जो नेहरू साहब है उन्होंने फिर जेल में भी डाला था जो शेख अब्दुल्ला साहब है उन्हें। फिर उसके बाद उनकी सरकार जो है वो गिराने के लिए उन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है वो ये भी ले ली थी। और उसके बाद फिर दूसरी बार फिर से इन्होंने पूरी सीट जीतकर जब ये चीफ मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, मैं यहाँ पर बोलूँगा चीफ मिनिस्टर बने थे, तब वो एंड तक वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वो रहे थे। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 370 है वो यहाँ पर आता है। इसे टेम्पररी स्पेशल स्टेटस दिया गया था। काफ़ी जो भारतीय थे ये इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्टिकल 370 आया था। अब आर्टिकल 35A वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 जो है उसकी कहानी है, किस तरीके से आया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो भी लक्ष्मण किताब में दिया हुआ है हम इस पार्ट में देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 370 किस तरीके से आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।